हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जितने भी स्टेट के पेपर्स होते हैं उनका डिटेल्ड में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो जितने भी जेई के सिविल के पेपर हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन कराने का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने एक पेपर राज इंस्ट्रक्टर का जो यूपी ट्रिपल एससी ने कराया था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं। दूसरा हमारा जो पेपर है आज वो हमारा मंडी परिषद ड्राफ्टमेंट का जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही कराया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी जेई में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इन पेपर के सॉल्यूशन को आप लोग डिटेल्ड में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इस पेपर को थ्रू आउट द वीडियो सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उनके पीछे का जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। बाकी जो लोग यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 जो आपका आया है उसको देने वाले हैं, तो उनके लिए हमारी ये बुक जो है आपकी अवेलेबल हो जाएगी कुछ ही दिन में। ठीक है, जिसमें आपको ये सारे पेपर जो है डिटेल्ड आपको सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम आपको ये बुक जो है अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर आप लोग को QR कोड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप लोग और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को, उन पेपर के एनालिसिस को जो है इन्हांस कर सकते हैं। बाकी यूपी के जो भी बच्चे हैं जो अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जेई का अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले, जिसमें आपका नंबर ऑफ टेस्ट आपका 150 और क्वालिटी यदि जिसको देखनी है हमारी टेस्ट सीरीज की, तो आज जाइए आप सिविल की गोली ऐप पर। वहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल में SSC जेई मेंस की फ्री में 2 मॉक टेस्ट जो है फ्री में अवेलेबल फुल लेंथ करा रखे हैं। आप लोग क्वालिटी जाकर के चेक कर सकते हैं। ये टेस्ट आपका जो है इसमें आपका 10 आपका फुल लेंथ रहेगा, 131 सब्जेक्ट वाइज रहेगा। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर हैं उनको हम लोगों ने वहाँ पर एज ए प्रैक्टिस डाला है, तो वो भी आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और जो यूपी ट्रिपल एससी जेई की PYQ की ई बुक है वो वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगी इस टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है, आपका टेस्ट सीरीज बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के पेपर को। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट वाइज जो है अपने पेपर को कैटेगराइज कर रखा है। पहला क्वेश्चन हमारा सर्वे से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, टू सेट ए राइट एंगल ऑन ए सर्वे लाइन द इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड ऑन। कह रहा है आपको कोई सर्वे लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास जो है एक AB, ये हमारे पास एक A और B, मतलब AB जो है सर्वे लाइन है। ठीक है, हमको क्या करना है कि इस सर्वे लाइन पर, ठीक है, राइट एंगल जो है वो आपका जो है सेट करना है। ठीक है, अब राइट एंगल सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रखा है इंस्ट्रूमेंट को कहाँ रखेंगे। ठीक है, अब ऐसे जब हम राइट एंगल को सेट करने का डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी लाइट वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको यदि मान लीजिए कि इसके लिए आपको जो है राइट एंगल आपको बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ से जो हमारा सर्वे लाइन AB है उससे कहीं आपका जो है हम एक जिग जैग लाइन जो है ड्रॉ करके एक हम पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लेंगे D। ठीक है, लगभग इतना रखते हैं कि आपका परपेंडिकुलर हो इस लाइन से। ठीक है, ये लेंगे आर्बिट्रेरी पॉइंट हमारा D, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस D पर हम क्या रखेंगे, टेप रखेंगे, और टेप से क्या करेंगे, अपना A और B को मिलाएंगे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये जैसे कट करेगा, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, इन पॉइंट्स पर जाकर के ये आपका कट करेगा, क्योंकि आर्बिट्ररी है तो ये जरूरत हुई नहीं कि एंड पर कट करे, ये कट करेगा जाकर के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट जो है जो इनके बीच में हम लेते हैं, इसको हम लोग C मार्क कर लेते हैं, C मार्क कर लेते हैं अपने, और ये इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रख करके हम लोग देख रहे हैं पूरे इंस्ट्रूमेंट से इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो ऐसे हमको जब इसको DC को मिला देंगे तो हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन आपको AB पर मिल जाएगा। तो इसका मतलब यदि हमको इंस्ट्रूमेंट को हेल्ड करना है तो कहाँ पर करेंगे, तो द लाइन विथ इट्स सेंटर ऑन द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर इज इरेक्टेड। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन इंडिया टोपोग्राफिक मैप्स आर अवेलेबल विथ कंटूर इंटरवल्स ऑफ। कह रहा है इंडिया में जो हमारे टोपोग्राफिक मैप हैं, ठीक है, उनका कंटूर इंटरवल कितना होता है, 0.5 to 1 मीटर, 1 to 2 मीटर, 15 to 30 मीटर, 5 to 10 मीटर। अब यदि हम कंटूर इंटरवल की बात करते हैं, क्या होता है कंटूर इंटरवल, तो हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव जो कंटूर होते हैं, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव जो हमारे कंटूर होते हैं उनके बीच का जो इंटरवल होता है, मतलब उनके बीच का यदि हम जो वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है कंटूर इंटरवल। फिर से सुनिए,
दो आपकी कॉन्जिक्यूटिव कंटूर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं कंटूर इंटरवल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास एक मैप है। अब ये आपका डिजायरेबल होता है कि जो आपका मैप है तो थ्रू आउट द मैप जो कंटूर इंटरवल हो वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब कुछ ऐसे स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पर आपका कंटूर इंटरवल वेरिएबल होता है, लेकिन इससे हमको फॉल्स इंप्रेशन मिलता है, मतलब कहीं आपका रिलेटिव स्टिफनेस वगैरह जो है देखने को मिलेगी मैप में, ठीक है। अब कंटूर इंटरवल की बात करते हैं, जनरली हम 1 to 15 मीटर लेते हैं। कितना? 1 to 15 मीटर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि आयोग ने जो है आपका जो है ऑप्शन सी को माना है, लेकिन ऐसा हम कंटूर इंटरवल लेते ही नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें बोर्ड के अकॉर्डिंग सी है, लेकिन वो आपका गलत है, 1 to 15 मीटर हम लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना, डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे आर जनरली ड्रॉन टू ए नेचुरल स्केल ऑफ, कह रहा है जब हम हाईवे का डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो कह रहा है उसको जनरली हम किस नेचुरल स्केल पर अपना ड्रॉ करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं आपका प्रीलिमिनरी सर्वे में, तो आपका यदि हम प्रीलिमिनरी सर्वे की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी अलाइनमेंट वगैरह हैं उनको दिखाने के लिए, उनको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अपना स्केल लेते हैं नॉर्मली वो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, या 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये अपना हम लोग स्केल लेते हैं। डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन को दिखाना है, ठीक है, जैसे डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन में आपका हाईवे अलाइनमेंट हो गया तो उसके लिए हम अपना जो लेते हैं अपना नेचुरल स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.0 टू 2.5 मीटर, ये अपना लेते हैं, ठीक है। अब लैंड एक्वाइजेशन प्लान की यदि हम बात करते हैं तो उसके लिए हम अपने लैंड को एक्वायर करने के लिए जो स्केल लेते हैं, ठीक है, उसका ड्राइंग बनाने के लिए वो हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। ऐसे डिटेल डिज़ाइन यदि आपको किसी बिल्डिंग की बतानी है तो उसके लिए हम जो स्केल लेते हैं ऐसे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर लेते हैं, और ज़्यादा आपको डिटेलिंग यदि दिखाना है जो कॉम्प्लिकेटेड पोर्सन है स्ट्रक्चर का उसके लिए 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है हाईवे अलाइनमेंट के लिए है डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन का, तो उसके लिए हम जो अपना स्केल लेंगे वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 to 2.5 मीटर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, द साइट प्लान ऑफ द टाउन शोइंग एट द लोकेशन ऑफ द स्कीम एंड द एरिया टू बी सर्वेड इज प्रिपेयर्ड ऑन ए स्केल ऑफ, कह रहा है आपके पास कोई एक टाउन है, टाउन की आपको साइट प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो कह रहा है जो सर्वेड एरिया है हमारे पास उसको हम किस स्केल पर अपना जो है प्रिपेयर करेंगे टाउन प्लानिंग के लिए। अब यदि हम बात करते हैं साइट प्लानिंग वगैरह की, यदि हम बात करते हैं किसी भी लोकेशन पर, तो उसके लिए हम जो अपना स्केल लेते हैं 1:500 हम यूज में करते हैं, ठीक है, 1:500 यूज में करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट स्केल देख सकते हैं। यदि हम बिल्डिंग साइट्स की बात करते हैं तो बिल्डिंग साइट्स के लिए हमारा स्केल जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर और लेस। यदि हम कंटूर इंटरवल्स की यदि हम बात करते हैं 0.2 टू 0.5 लेते हैं। टाउन प्लानिंग स्कीम की बात करते हैं रिजर्वायर टीसी की, तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर टू 100 मीटर लेते हैं। इंटरवल्स जो हमारा आता है 0.5 टू 2 आता है। यदि हम लोकेशन सर्वे की बात करते हैं तो उसके लिए स्केल हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर टू 200 मीटर, और इंटरवल हमारा 2 to 3 मीटर आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है साइट प्लान ऑफ टाउन है तो उसके लिए हम जो स्केल अपना लेंगे तो वो लेंगे कितना 1:500। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑन द प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, कह रहा है आपका जो प्लॉटेड मैप है उस पर कोई आपको इरेगुलर एरिया का फिगर है तो उसको कह रहा है कि मेजरमेंट हम किसके हेल्प से करेंगे, पेंटाग्राफ, सेक्सटेंट, क्लाइनोमीटर, प्लानीमीटर। अच्छा यदि हम बात करते हैं अपना प्लानीमीटर की, ठीक है, प्लानीमीटर क्या होता है, प्लानीमीटर सर्वेइंग का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका जो प्लान हमारा गिवन प्लान होता है वहां पर एरिया को कंप्यूट करने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। अब प्लानीमीटर के लिए केवल और केवल जो है आपको प्लान ड्रॉ चाहिए सीट पर और उसके द्वारा वो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जनरली यदि हम बात करते हैं तो जो हमारे इरेगुलर प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका अंडुलेशन वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है, स्टिफनेस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसे एरिया में
आपको जो है प्लान, ऐसे जो आपका प्लान है वहाँ पर एरिया निकालना डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पर जो है प्लानिंग मीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है जो कि इजीली एरिया जो है उस शेप का कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, ये आपका यूज कहाँ कहाँ आता है, तो हाईवे के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है, आपका जो एरिया है उसको चेक करने के लिए आपका यूज में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये रहा आपका प्लानीमीटर। अब यदि हम क्लाइनोमीटर की बात करते हैं तो ये आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका स्लोप, जो आपका एंगल्स वगैरह हैं, स्लोप है, एलिवेशन है, डिप्रेशन वगैरह है, उसको मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर आपको पता ही है, ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज किसके लिए करते हैं, तो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए सर्वे लाइन पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर होता है जो कि आपका किस प्रिंसिपल पर बना होता है, रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर आपका बना होता है। ठीक है, पेंटाग्राफ की बात करते हैं तो ये अपना जो है कोई प्लान है उसको इनलार्ज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज में लाया जाता है, जो कि आपका सिमिलर ट्रायंगल के जो है प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको मिल गई इस क्वेश्चन से। तो अपना इरेगुलर एरिया के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो करते हैं प्लानीमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द करेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन इन विच लार्ज एरिया सच एज कंट्री और ए रीजन इज कवर्ड। कह रहा है आपका कौन सा ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है जिसमें लार्ज एरिया या कंट्री जो है वो आपका कवर्ड होता है, माइक्रो क्लाइमेट, मैक्रो क्लाइमेट, नैनो क्लाइमेट या मेसो क्लाइमेट। अच्छा, यदि हम क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, तो क्लाइमेट एक प्रकार का इंटरलिंक्ड फिजिकल सिस्टम होता है जो कि आपका सन के द्वारा पावर्ड होता है। ठीक है, पूरा एक सीरीज बनाता है आपका अर्थ के चारों ओर, ये हमारा क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट ही हमारे इन्वायरमेंट को बिल्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, दो प्रकार से क्लाइमेट को देखते हैं। एक मैक्रो होता है, मैक्रो का मतलब आपका लार्ज रीजन या कंट्री के लिए यदि आप क्लाइमेट की स्टडी करते हैं वो आपका मैक्रो हो गया, मैक्रो क्लाइमेट हो गया। माइक्रो आपका कोई बिल्डिंग है उसके अराउंड यदि हम क्लाइमेट वेरिएशन को जो है कंसिडर करते हैं तो हमारा माइक्रो क्लाइमेट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा लार्ज एरिया के लिए, कंट्री वगैरह के लिए बात कर रहा है तो कौन सा होगा, मैक्रो क्लाइमेट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाइट डिड्यूस्ड फ्रॉम जीपीएस ऑब्जर्वेशन इज, जीपीएस, अच्छा कह रहा है जो हाइट हम रिड्यूस करें जीपीएस ऑब्जर्वेशन से वो कौन सा होता है, इलिप्सोइडल हाइट होता है, सेंसिटिव हाइट होता है, पॉलीमेट्रिक हाइट होता है या वेरिएबल हाइट होता है। यदि हम बात करते हैं, हमें यदि एक्यूरेट एलिवेशन जो है आपका ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम जीपीएस शॉर्ट में कहते हैं उसका यूज लेते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा हम जो है जियोइडल हाइट जो एरिया का जो है, जो नॉन एरिया होता है उसका हम जियोइडल हाइट जो है अपना मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा जो आपका हाइट जो है मेजर किया जाता है, जो हाइट का ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसको हम कहते हैं इलिप्सोइडल हाइट। क्या कहते हैं, ये रहा हमारा जो है हाइट, जो ये है, ये हाइट जो है हमारा क्या है, ये हाइट जो है इलिप्सोइडल हाइट है। क्या है, इलिप्सोइडल हाइट। ठीक है, अब इसको जो है, जो हमारे सेंसर्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ऑर्थोमेट्रिक हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जो जीपीएस के सेंसर हैं, तो उसके द्वारा इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, तो इलिप्सोइडल हाइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, डॉट फील्ड बुक इज यूज्ड फॉर ए कंपैरेटिवली लार्ज स्केल एंड मोस्ट डिटेल डायमेंशन वर्क। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फील्ड बुक है जिसका यूज हम जो है अपना लार्ज स्केल के लिए या हमारा जो डायमेंशन वर्क है उसको डिटेल में दिखाने के लिए यूज में लाते हैं। डॉटेड लाइन, सिंगल लाइन, ट्रिपल लाइन या डबल लाइन। यदि हम फील्ड बुक की बात करते हैं, क्या होता है फील्ड बुक, फील्ड बुक जो है आपका एक ऐसा बुक होता है जिसमें जो सर्वेयर होता है वो चेन या टेप के द्वारा जो मेजरमेंट लेता है या अदर जो टेक्निकल नोट्स होते हैं वो उनको क्या करता है, उसमें मेंशन करता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल लाइन होता है, एक डबल लाइन होता है। ठीक है, अब सिंगल लाइन की यदि हम बात करते हैं तो सिंगल लाइन में जो प्रत्येक आपका पेज होता है, जो फील्ड आपका जो बुक है उसका प्रत्येक पेज जो फील्ड बुक का होता है वो वहाँ पर आपका एक सिंगल रेड लाइन जो है वो आपका मिडिल में बना होता है। ठीक है, डबल लाइन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 1.5 सेंटीमीटर के दूरी पर एक दूसरे से जो है दो ब्लू या रेड लाइन जो है वो आपके बने होते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं अपना सिंगल लाइन का, तो सिंगल लाइन जो है कन्वीनियंट होता है किसके लिए, लार्ज स्केल और जहाँ पर आपका मच डिटेल डायमेंशन वर्क दिखाना है। और डबल लाइन फील्ड वर्क जो है कॉमनली यूज में करते हैं, इसके लिए भी यूज में
कर सकते हैं, बट आपको जब डायमेंशन जो है आपका लार्ज हो तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो हमारा होगा कौन सा, तो वो होगा हमारा सिंगल लाइन बुक। ये हमारा फील्ड बुक यूज में लाइन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेगमेंट ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का एक सेगमेंट नहीं है। यूजर सेगमेंट, इंडिपेंडेंट सेगमेंट, स्पेस सेगमेंट एंड कंट्रोल सेगमेंट। यदि हम बात करते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है आपका, ये आपका स्पेस बेस्ड वेदर ऑल वेदर रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, जो कि आपका क्विक, एक्यूरेट और इनएक्सपेंसिव आपका टाइम, पोजीशन और वेलोसिटी आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम पर और कहीं भी आपको जो है वो शो करता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं जीपीएस के, यदि हम बात करते हैं तो आपका टोटल 24 सैटेलाइट को यूज करते हैं जीपीएस में, जिसमें 6 ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, मिनिमम 4 सैटेलाइट रिक्वायर्ड होते हैं आपका किसी भी पॉइंट के पोजीशन को प्रिसाइजली मेजर करने के लिए। अब यदि हम सेगमेंट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, एक हमारा जो है सैटेलाइट कंसलेशन होता है जिसको हम स्पेस सेगमेंट भी कहते हैं, जिसमें 24 आपके सैटेलाइट होते हैं। यदि हम बात करते हैं आपका ग्राउंड कंट्रोल या मॉनिटरिंग नेटवर्क की, जिसको हम ऑपरेशनल कंट्रोल सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, फंक्शन वगैरह जो हो रहे हैं उनको, सैटेलाइट के फंक्शन को मेंटेन करना। यदि हम यूजर रिसीविंग इक्विपमेंट या यूजर सेगमेंट की बात करते हैं तो ये आपका क्या करता है, एल बैंड को जो है रिसीव करके ट्रांसमिट करता है, जिसके द्वारा जो है हम लोग पोजिशनिंग वगैरह जो है अपना वेलोसिटी वगैरह डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सेगमेंट है, यूजर सेगमेंट बिल्कुल है, स्पेस सेगमेंट बिल्कुल है, कंट्रोल सेगमेंट बिल्कुल है, इंडिपेंडेंट सेगमेंट नाम का कोई सेगमेंट आपका जीपीएस में नहीं होता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, डॉट इज यूज टू लोकेट द बाउंड्रीज ऑफ ए फील्ड एंड डिटरमाइन इट्स एरिया। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम अपने बाउंड्रीज को लोकेट कर सकते हैं और अपना एरिया जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यदि हम क्रॉस स्टाफ की बात करते हैं तो क्रॉस स्टाफ एक ऐसा सर्वेइंग टेक्निक है, क्रॉस स्टाफ सर्वे की यदि हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा आपका सर्वेइंग टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने फील्ड की बाउंड्रीज को लोकेट कर सकते हैं और जो एरिया है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्रॉस स्टाफ जो होता है उसको सिंपल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज में लाते हैं, जो कि आपका वुडन स्टाफ का बना होता है और जिसमें परपेंडिकुलर आर्म्स वगैरह होते हैं। ठीक है, बाकी एडवांटेज आप क्रॉस स्टाफ सर्वेइंग का देख सकते हैं, सिंपल और इनएक्सपेंसिव होता है, आपका क्विक एंड एफिशिएंट होता है, एक्यूरेट होता है आपका रेगुलर शिफ्ट फील्ड के लिए। अब कोई इरेगुलर शिफ्ट फील्ड है तो उसके लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक है, इसका जो है प्रिसीजन जो है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके डिसएडवांटेज हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो क्रॉस स्टाफ सर्वे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं अपने हाईवे क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन सर्वे का था, अब हाईवे स्टार्ट करते हैं। हाईवे में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कर द विड्थ ऑफ पेमेंट आर कैरेज वे डिपेंड्स ऑन। कह रहा है जो आपका कैरेज वे का जो है आपका विड्थ होता है, विड्थ ऑफ पेमेंट जो होता है या जिसको हम कैरेज वे कहते हैं, ये आपका किस पे डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन पे, नंबर ऑफ लेन पे, या बोथ विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन एंड नंबर ऑफ लेन, या टाइप ऑफ सॉइल पे। यदि हम बात करते हैं विड्थ ऑफ पेमेंट या कैरेज वे की, ठीक है, ये आपका किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ लेन्स, आपको कितने लेन्स चाहिए, तो नंबर ऑफ लेन्स, और आपका विड्थ ऑफ सिंगल लेन, आपको एक सिंगल लेन के लिए कितने विड्थ की रिक्वायरमेंट है। अब यदि सिंगल लेन के विड्थ की यदि हम बात करते हैं, ये लेन विड्थ जो है वो किस पर डिपेंड करता है, इसका हम जब डिटर्मिनेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये बेस्ड होता है आपका विड्थ ऑफ व्हीकल पे, और मिनिमम साइड क्लियरेंस कितना चाहिए उस पर आपका डिपेंडेंट होता है। अब यदि हम बात करते हैं सिंगल लेन के लिए आपका विड्थ ऑफ कैरेज वे 3.75 मीटर चाहिए, टू लेन यदि विदाउट रेज्ड कर्व है तो 7 मीटर चाहिए, टू लेन यदि विथ रेज्ड कर्व है तो 7.5 मीटर चाहिए, इंटरमीडिएट कैरेज वे के लिए आपका विड्थ जो है आपका 5.5 मीटर, और मल्टी लेन पेमेंट के लिए 3.5 मीटर पर लेन आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सही किस पे हो जाए, किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर करता है बोथ विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन एंड नंबर ऑफ लेन्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कंट्रोल पॉइंट्स गवर्निंग द अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे और कॉल्ड। कह रहा है जो हाईवे के कंट्रोल पॉइंट्स जो अलाइनमेंट में यूज लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं ऑप्शन क्या देखा, टोपोग्राफिक पॉइंट, ऑब्लिगेटरी पॉइंट, अलाइनमेंट पॉइंट,
या रोड लाइन पॉइंट। यदि हम बात करते हैं हाईवे अलाइनमेंट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आपका ऑब्लिगेटरी पॉइंट है, ट्रैफिक है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन है, इकोनॉमिक है और अदर कुछ कंसिडरेशन भी होते हैं। यदि हम ऑब्लिगेटरी पॉइंट की बात करते हैं तो हाईवे इंजीनियरिंग में आपके जो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स जो होते हैं ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जो कि हाईवे अलाइनमेंट को गवर्न करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्लिगेटरी पॉइंट जो है आपके जो है अलाइनमेंट के थ्रू जो पास होते हैं, जैसे आपका कौन कौन सा, ब्रिज साइट, इंटरमीडिएट टाउन, माउंटेन। तो ये क्या करते हैं, इनको मिला करके जो है आपका जो है पॉइंट को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ पास नहीं करते हैं वो कौन कौन सा, तो रिलीजियस प्लेसेस, कॉस्टली स्ट्रक्चर, यहाँ से अलाइनमेंट आपका जो है ऑब्लिगेटरी पॉइंट पास नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्लिगेटरी पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यही पॉइंट जो है जो हाईवे अलाइनमेंट को क्या करते हैं, आपको गवर्न करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने बीसीएमई क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका बीसीएमई से, कह रहा है इन केस ऑफ बॉक्स सीटिंग द वर्टिकल सीट्स आर केप्ट इन पोजीशन बाई। कह रहा है आपका बॉक्स सीटिंग में जो वर्टिकल सीट्स होते हैं उसको पोजीशन में हम किसके द्वारा रखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ स्पेड, लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ वेज, लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ वेल्स और लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ श्रब। अच्छा, यदि हम बात करते हैं टिम्बरिंग की ट्रेंचेस में, यदि हम बात करते हैं तो मान लीजिए जब आपके ट्रेंचेस जो हैं उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो हमारा सबसॉइल जो है वो लूज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम ट्रेंच अपना बनाएंगे तो मिट्टी गिर सकती है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूटेबल टिम्बरिंग के मेथड को यूज में लाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जो ट्रेंचेस होते हैं उसकी टिम्बरिंग करते हैं, जिसको कभी कभी हम सोरिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, टिम्बर प्लैंक, बोर्ड वगैरह जो है वो टेम्प्रेरी सपोर्ट के रूप में हम ट्रेंच के साइड्स में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट इसके मेथड है, जैसे आपका स्टे ब्रेसिंग है, बॉक्स सिटिंग है, वर्टिकल सिटिंग है, रनर सिस्टम है और सीट पाइल्स। ये डिफरेंट टेक्निक है जो हम यूज में लाते हैं। ठीक है, अब स्टे ब्रेसिंग की यदि मैं बात करूं, स्टे ब्रेसिंग क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि आपका जब सॉइल जो है आपका फेयरली और फर्म सॉइल हो जो एक्सक्वेट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम स्टे ब्रेसिंग को यूज में लाते हैं। यहाँ पर जो है आपका सॉइल का जो डेप्थ है वो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब 2 मीटर ज़्यादा नहीं होती तो ही हम स्टे ब्रेसिंग को यूज में लाते हैं। इस मेथड में जो है आपका वर्टिकल सीट को हम लोग प्लेस करते हैं जो कि आपका सपोर्ट करता है आपके दोनों वॉल के साइड में। ठीक है, जो कि आपका क्या करता है, रो ऑफ स्टड के द्वारा आपको जो है एक दूसरे के पोजीशन में, ये किसके द्वारा पोजीशन में रहता है, याद रखिएगा, रो ऑफ स्टड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टड्स का हम क्या करते हैं, रो बना देते हैं जो कि इसको पोजीशन करने का काम करते हैं और इसको दोनों साइड में होल्ड करके रखते हैं। बॉक्स सीटिंग के लिए हम बात करते हैं तो इस मेथड का यूज हम किस में करते हैं, लूज सॉइल में करते हैं। ठीक है, जब आप लोग बुक खरीदेंगे और वीडियो देखेंगे ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो बॉक्स सीटिंग जो है उसको हम लूज सॉइल में अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पर एक्सकवेशन का जो डेप्थ है वो 4 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 4 मीटर से ज़्यादा आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक बॉक्स लाइक जैसे बॉक्स जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वर्टिकल सीट्स जो है एक दूसरे से बहुत ही पास प्लेस करके रखे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को टच भी कर जाते हैं और उनको जो है लॉन्गिट्यूडनल रोज में रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम वेल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यदि हम वर्टिकल सीटिंग की बात करते हैं तो वर्टिकल सीटिंग भी आपका एक ऐसा अरेंजमेंट सिस्टम होता है जो कि आपका सॉफ्ट ग्राउंड है और अपना डेप्थ जो है 10 मीटर तक है। 10 मीटर तक जो ट्रेंच का डेप्थ है तो उसके लिए यूज में लाते हैं। ये भी आपका जो सीट पाइलिंग है या बॉक्स सीटिंग है उसी के सिमिलर होता है, बट यहाँ पर आपका एक तो डेप्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है प्रत्येक स्टेज जो होती है ना वहाँ पर ऑफसेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा जो है क्या करते हैं, जैसे जैसे आपका डेप्थ जो है डिक्रीज होता है आपका जो है ट्रेंचेस भी डिक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है, रनर सिस्टम के लिए हम बात करते हैं तो ये आपका एक्सट्रीमली लूज और सॉफ्ट ग्राउंड के लिए यूज में लाते हैं। सीट पाइलिंग के लिए हम बात करते हैं तो आपका सॉफ्ट और लूज सॉइल के लिए जब आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन बहुत ज़्यादा लार्ज हो तब यूज करते हैं। ठीक है, और आपका विड्थ ऑफ ट्रेंच भी जो है वो भी आपका लार्ज होता है। ठीक है, और आपका जो सब सॉइल है वहाँ पर वाटर अवेलेबल हो तब इसको यूज में लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अपना बॉक्स सीटिंग का, तो बॉक्स सीटिंग में जो है हम वर्टिकल सीट्स को जो है पोजीशन में रखने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ वेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा,
कह द बॉटम सरफेस ऑफ डोर आर विंडो ओपनिंग इज नोन एज, कह रहा जो अपना डोर या विंडो ओपनिंग है उसका जो बॉटम सरफेस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ये आ रहा हमारा बॉटम सरफेस। कह रहा इस बॉटम सरफेस को किस नाम से जानते हैं, तो हमारा अच्छा यदि हम डोर या फ्रेम की बात करते हैं, डोर या फ्रेम क्या होते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर जो है उनका क्या होते हैं कि असेंबली होते हैं जो कि मिलकर आपका फॉर्म करते हैं डोर या विंडो को, जिसमें आपका टॉप बॉटम साइड ओपनिंग ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, जनरली यदि हम बात करते हैं जो डोर फ्रेम होते हैं वो आपके वुड के बने होते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा लकड़ियों के फ्रेम बने होते हैं। अब तो आपके जो स्टील के फ्रेम आ रहे हैं तो उसकी बात अलग है, मतलब जनरली की बात करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ मेंबर्स की बात करते हैं, तो हेड ऑफ डोर फ्रेम जो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर, जो आपका सबसे हेड पर टॉप पर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है फ्रेम के, उसको कहते हैं हेड या डोर फ्रेम। ये रहा हमारा हेड, ये रहा क्या हमारा हेड। ठीक है, यह रहा हमारा हेड, सबसे टॉप पर जो है वो हमारा हेड कहलाता है। अब स्टील यदि हम बात सील ऑफ डोर फ्रेम की बात करते हैं, जो आपका जो है ये जो बॉटम में हॉरिजॉन्टल, जो बॉटम में आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ठीक है, कभी कभी नहीं प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी प्रोवाइड करते हैं, ये जरूरी नहीं होता इसको प्रोवाइड करना, तो इसको हम कहते हैं सील। ठीक है, अब यदि हॉर्न ऑफ डोर फ्रेम की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो हॉर्न की यदि हम बात करते हैं आपका जो टॉप और बॉटम मेंबर्स होते हैं उसका जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो होता है, जो कि आपका वॉल से उसको फिक्स करता है, उसको हम कहते हैं क्या, हॉर्न कहते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये आपका हॉर्न हो गया। बाकी और भी चीज़ें आपको दे रखी है, पूरी एक एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो ये बॉटम जो हमारा होता है विंडो का, उसको हम कहते हैं क्या अपना, उसको कहते हैं सील ऑफ द डोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, टू मेक रैकिंग सोर्स मोर इफेक्टिव रैकर शुड बी इंक्लाइन टू द ग्राउंड बाई। कह रहा है जो अपना जो रैकिंग सोर्स होते हैं उसको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो रैकर्स होते हैं वो ग्राउंड से किस एंगल पर इंक्लाइन रखते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री। यदि हम रैकिंग सोर्स की बात करते हैं या इंक्लाइंड सोर्स की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके जो है वॉल प्लेट, नीडल प्लेट, क्लीट, ब्रेसिंग एंड सोल प्लेट से मिलकर बने होते हैं। और अपना एक्चुअल प्रैक्टिस में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखते हैं रैकिंग का, वो हम 45 डिग्री टू 75 डिग्री रखते हैं। ठीक है, कितना, 45 डिग्री टू 75 डिग्री रखते हैं। टॉप रैंकर जो होता है वो आपका 75 डिग्री से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और डिस्टेंस 150 mm का रखते हैं। अब जहाँ पर यदि बात करते हैं सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री। अब ऐसे 70 डिग्री भी है, लेकिन आपका जो है कम से कम इफेक्टिव रखने के लिए हम 45 डिग्री न्यूनतम लेंगे जिससे इफेक्टिव हो जाएगा। वो तो मैक्सिमम लिमिट 75 है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द सोरिंग इज यूज्ड। कह रहा है किन सर्कमस्टांसेस में हम जो है सोरिंग को यूज में लाते हैं। कह रहा है व्हेन फाउंडेशन सेटल डाउन, कह रहा है आपका फाउंडेशन सेटल डाउन कर जाए। कह रहा है व्हेन एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया एज परमानेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो हमारा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वहाँ पर हम परमानेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में प्रोवाइड करते हैं। कह रहा है व्हेन ए वॉल शोज साइन ऑफ बिल्डिंग आउट ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप। कर आपका यदि कोई वॉल जो है बैड वर्कमैनशिप के कारण जो है वहाँ पर बल्जिंग हो रहा है, उसका साइन दिखा रहा है, तब करते हैं। या कह रहा है फॉर सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर अगेंस्ट स्नो लोड, तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर को स्नो लोड का अगेंस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम अपना सोरिंग प्रोवाइड करते हैं। अब यदि हम सोरिंग की बात करते हैं, सोरिंग क्या है, सोरिंग एक प्रकार का आपका क्या है, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है जो कि आपका जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है उसके जो है कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली जो हम सोरिंग सपोर्ट की बात करते हैं वो आपका जब कंस्ट्रक्शन का अर्ली स्टेज होता है, ठीक है, जैसे एक्सकवेशन है तो उसके लिए हम सोरिंग प्रोवाइड करते हैं। ऊपर उसके मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के रूप में बताया था। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो जो आपका जब वहाँ पर आपका बैड वर्कमैनशिप के कारण, यदि आपका जो है बैड वर्कमैनशिप के कारण यदि आपका वॉल में बल्जिंग देखने को मिल रहा है या आपका अनइक्वल सेटलमेंट के कारण यदि आपका क्रैक देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको प्रिवेंट करने के लिए शोरिंग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यदि हम एक्सकवेशन डेप्थ की बात करते हैं, एटलीस्ट यदि हम सपोर्ट प्रोवाइड करने का वो डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ सॉइल के, जो कि 1.20 मीटर हम रखते हैं। ये रहा हमारा सोरिंग, यहाँ पर निडल सोरिंग प्रोवाइड कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं रैकिंग सोर्स, ये रैकिंग सोर्स का आपका फिगर है। तो यदि हम बात करते हैं आपका सोरिंग किसके लिए यूज में लाते हैं,
तो आपका जब आपका जो है बिल्डिंग जो है बैड वर्कमैनशिप के कारण वहाँ पर जो है बल्जिंग देखने को वॉल में दिख रहा है तो हम शोरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ए सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड फॉर, कह रहा है जो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग होता है उसका यूज हम किस में करते हैं, स्टोन मैसनरी में, पॉइंटिंग एंड पेंटिंग में, ब्रिक मैसनरी में या स्लैब कास्टिंग में। अच्छा यदि हम बात करते हैं, आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में बता दिया हूँ क्या होता है। ये आपका टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है तो उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर डिफरेंट जो है आपके जो है एप्लीकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम वेरियस टाइप के आपके स्कैफोल्डिंग को कैटेगराइज करते हैं। जैसे आपका सिंगल स्कैफोल्डिंग। अब सिंगल स्कैफोल्डिंग की यदि हम बात करते हैं तो जनरली इसका यूज हम ब्रिक मैसनरी में करते हैं, जिसको हम ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, सिंगल स्कैफोल्डिंग जो है आपका जो है लेडर से, पुटलॉक से, इन सब से मिलकर बना होता है, जो कि आपका पैरेलल होता है आपके वॉल के डिस्टेंस से लगभग कितना 1.2 मीटर डिस्टेंस पर हम पैरेलल रखते हैं। अब यदि हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन जो आपका स्टैंडर्ड है वो आपका 2 to 2.5 है। ठीक है, और जो आपका लेजर कनेक्ट करते हैं वो आपका वर्टिकल इंटरवल से आपका 1.2 to 1.5 मीटर पर कनेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे जब हम पुट लॉक्स की बात करते हैं तो उसका इंटरवल आपका 1.2 to 1.5 मीटर होता है। ठीक है, इस तरह स्टील स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो स्टील स्कैफोल्डिंग आपका जो है जनरली यदि हम बात करते हैं ये आपका स्टील ट्यूब से बना होता है। ठीक है, जो कि आपका स्टील कपलर्स के रूप में आपका फिक्स किया जाता है। ठीक है, इसको बनाना ईजी होता है। ठीक है, बट यदि हम बात करते हैं तो ये आपका एक्सट्रीमली जो है इकोनॉमिकल जो है नहीं होता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग होता है। ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि आपका मूवेबल ट्राइपॉड या लेडर का बना होता है। ये आपको रूम में पेंटिंग रिपेयरिंग के लिए यूज में लाया जाता है, जहाँ पर हाइट आपका 5 मीटर तक हो। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग की यदि हम बात करते हैं तो आपका जो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग होते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपका रूफ से सस्पेंडेड होते हैं, जिसमें रोप से चेन के द्वारा आपका जो है रूफ से जुड़ा होता है, सस्पेंडेड होता है। ठीक है, इसको हम ऊपर भी उठा सकते हैं और इसको रिक्वायर्ड लेवल से नीचे भी ला सकते हैं। इसका उपयोग हम पॉइंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, रिपेयर वर्क के लिए आपका करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग किस में यूज में लाएंगे, तो आपका पॉइंटिंग एंड पेंटिंग वर्क में यूज में लाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट रूफ। कह रहा है आपका जो फ्लैट रूफ होता है उसका डिसएडवांटेज के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला कह रहा है दे कैन इजिली मेड फायर प्रूफ इन कंपैरिजन टू पिच्ड रूफ। कह रहा है पिच्ड रूफ के कंपैरिजन में ये आपका इजिली फायर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, फ्लैट रूफ है बेटर इंसुलेशन प्रॉपर्टी। कह रहा है आपका जो फ्लैट रूफ होता है उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो है वो आपकी बेटर होती है। कह रहा है दे आर अनसूटेबल एट प्लेस ऑफ हेवी रेनफॉल। कह रहा है जहाँ पर हेवी रेनफॉल हो वहाँ पर ये अनसूटेबल मतलब वहाँ सूटेबल नहीं होता है। कह रहा है फ्लैट रूफ्स आर प्रूव टू बी ओवरऑल इकोनॉमिकल। जो फ्लैट रूफ होते हैं यदि पिच्ड रूफ से कंपैरिजन करते हैं ये इकोनॉमिकल होते हैं ओवरऑल। अब यदि हम फ्लैट रूफ की बात करते हैं तो उसको हम टेरेस्ड रूफिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेनली जो आपका जो है प्लेन्स होते हैं जहां, और ये आपको ऐसे एरियाज में यूज में लाया जाता है जहां पर आपका लो टू मॉडरेट रेनफॉल होता है और टेम्परेचर आपका हाई होता है। ठीक है, ये आपके रूफ जो होते हैं जनरली हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हल्का सा स्लोप जो कि आपका 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है आपका ड्रेन वाटर को जो है आपका ड्रेन ऑफ होने के लिए। ठीक है, इसको हम टेरेस रूफ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डिफरेंट इसके एडवांटेजेस हैं। क्या क्या है आपका, पहला बात जो कंस्ट्रक्शन होता है फ्लैट रूफ का वो सिंपल होता है और आपका मेंटेनेंस जो होता है वो आपका ईजी होता है। ठीक है, जो रूफ ट्रेसिंग होता है उसको हम प्लेइंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, स्लीपिंग के लिए, जनरली आपके जो घर होते हैं उसके ऊपर इस प्रकार की रूफिंग आपके होते हैं जिस पर आप लोग खेलते भी हैं, फंक्शन भी आपका जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी सही है, आपका एडवांटेज है आपका। कह रहा है ये आपका जो है फ्लैट रूफ जो है आपके जो है स्लोपिंग रूफ के यदि हम कंपेरिजन करते हैं तो उससे ईजियर होता है इसको फायर प्रूफिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है ट्रायंगुलर स्पेस तो होता नहीं है, इसका मतलब आर्किटेक्चरल अपीयरेंस जो होता है बिल्डिंग का वो भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, अब फ्लैट रूफ जो होता है इनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी आपकी बेटर होती है। ठीक है, और ये आपका हाई विंड से कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे इसके एडवांटेज हैं। ओवरऑल जो है इकोनॉमिकल भी होता है। ठीक है,
अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो जो आपका स्पैन होता है फ्लैट रूफ का वो आपका रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना होता है, इंटरमीडिएट कॉलम्स को प्रोवाइड करना पड़ता है, जबकि पिच रूफ जो पिच रूफ होते हैं, ठीक है, लार्जर स्पैन पे यूज कर लेते हैं और वहाँ पे कोई इंटरमीडिएट कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेल्फ वेट की बात करते हैं तो आपका सेल्फ वेट फ्लैट रूफ का आपका हायर होता है, ठीक है। इसके कारण जो है साइज ऑफ बीम, कॉलम, फाउंडेशन ये सब होते हैं, इसके कारण जो इसका सेल्फ वेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फ्लैट रूफ जो होता है सन पे एक्सपोज होता है तो आपका जो है वहाँ पर टेम्परेचर चेंज ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि आपका सरफेस पर क्रैक वगैरह जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी यदि हम बात करते हैं तो आपका ये हैवी रेनफॉल एरिया में अनसूटेबल होता है, ठीक है, या हिली एरियाज पे जहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है वहाँ पे आपका जो है अनसूटेबल होता है। इनिशियल कॉस्ट की यदि हम बात करते हैं वो आपका रूफ का जो है ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू पिच रूफ, ठीक है। अब यदि आते हैं अपने क्वेश्चन पे तो कह रहा है कौन सा आपका जो है करेक्ट डिसएडवांटेज है ना। डिसएडवांटेज तो यही है कि आपका जो है ये आपका हेवी रेनफॉल एरिया में जो है अनसूटेबल होता है, ठीक है। हेवी रेनफॉल एरिया में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसका यूज हम मॉडरेट रेनफॉल हो या लो रेनफॉल हो वहाँ पर यूज में लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द किंग पोस्टरस इज सूटेबल फॉर द स्पैन ऑफ, का जो किंग पोस्टरस होता है वो हम कितने स्पैन तक यूज में लाते हैं। यहाँ पर जनरली मैंने आपको डिफरेंट आपको बताया हो, ये आपका किंग पोस्टरस देख रहे हैं आप लोग, इसका स्पैन लेंथ जो होता है 5 to 8 मीटर होता है। क्वीन पोस्टरस की यदि हम बात करते हैं तो इसका स्पैन लेंथ आपका 8 to 12 मीटर होता है। प्रेट ट्रस की यदि हम बात करते हैं तो इसका स्पैन लेंथ जो होता है 6 से 10 मीटर के बीच में होता है। और हॉव ट्रस की यदि हम बात करते हैं तो इसका स्पैन लेंथ 6 to 30 मीटर्स के बीच में होता है, 6 से 30 मीटर के बीच। तो यदि हम बात करते हैं किंग पोस्टर्स के लिए 5 to 8 मीटर आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट इज ए वर्टिकल मेंबर विच इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ फ्लाइट टू कनेक्ट द एंड ऑफ स्ट्रिंग्स एंड हैंड्रेल। कह रहा है कि आपका जो है इनमें से कौन सा एक वर्टिकल मेंबर होता है जो कि फ्लाइट्स का जो यहाँ पर एंडिंग होती है वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और ये हैंड्रेल और आपको जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब ऑप्शन क्या रखा है, स्कोटिया, ब्लस्ट्रेड और नेवल पोस्ट। अगर हम स्टेयर केस की बात करते हैं तो स्टेयर केस क्या होता है, ये आपका सेट ऑफ स्टेप्स होता है जो कि हम आपका फ्लोर से रूफ पर जाने के लिए आपको जो है एसेस प्रोवाइड करता है, फ्लोर टू फ्लोर जाने के एसेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर हम स्टेयर केस के जो है डिफरेंट आपके जो कंपोनेंट्स के बारे में बात किए हैं। स्टेप की यदि हम बात करते हैं, स्टेप क्या होता है, तो आपका ये रहा स्टेप, ठीक है, ये रहे स्टेप्स आपके, ये रहे आपके स्टेप्स, ठीक है, ये रहे क्या आपके स्टेप्स, मतलब जिस पर आप लोग अपना फुट रखते हैं ना वो क्या हुआ, इसका स्टेप हो गया। ये रहे आपके स्टेप। आपका स्टेयर भाई सेट ऑफ स्टेप्स ही होता है। ट्रेड की यदि हम बात करते हैं तो जो आपका अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है स्टेप का, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपका फुट रखने के लिए वो होता है आपका थ्रेड, आपका ट्रेड होता है। राइजर क्या होता है, जो आपका वर्टिकल पोर्शन होता है स्टेप का, ठीक है, जो क्या करता है आपको ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो राइजर होता है। लैंडिंग की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का लेवल प्लेटफॉर्म होता है जो कि टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप या बॉटम ऑफ द फ्लाइट बिटवीन फ्लोर, दो फ्लोर्स के बीच में यदि आपका जो है आपका जहाँ पर चेंजेस होता है वहाँ पर हम लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। फ्लाइट क्या होता है, ये आपका अनब्रोकन सीरीज होता है स्टेप्स का बिटवीन लैंडिंग्स, ठीक है। राइज की यदि हम बात करते हैं, ये क्या होता है आपका दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड फेसेस जो होते हैं उनके बीच का जो है वर्टिकल डिस्टेंस होता है। गोइंग क्या होता है आपका, तो आपका दो सक्सेसिव राइजिव फेस जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ओरिजेंटल डिस्टेंस। नोजिंग की यदि हम बात करते हैं तो जो आपका राइजर से जो आपका फेस जो है बियॉन्ड द राइजर निकला होता है, प्रोजेक्टेड होता है, उसको नोजिंग कहते हैं। स्कोटिया क्या होता है, तो जो आपका जो है नोजिंग जो होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जो मोल्डिंग को हम प्रोवाइड करते हैं उसका स्कोटिया कहलाता है। जो आपका अंडर साइड ऑफ स्टेयर पार्ट उसको हम सॉफिट कहते हैं। तो ये सारे हमने कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको बता रखे हैं। पिच या स्लोप की यदि हम बात करते हैं, ये क्या होता है आपका एंगल होता है जो कि आपका नोज से स्टेयर का जो है आपको लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करता है। स्ट्रिंग की यदि हम बात करते हैं तो आपका ये क्या होता है स्लोपिंग मेंबर होते हैं जो कि आपका स्टेयर में जो स्टेप्स है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ब्लास्टर की यदि हम बात करते हैं, ये क्या होता है आपका वर्टिकल मेंबर वुड का या मेटल का होता है जो कि हैंडल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हेडरूम की यदि हम बात करते हैं, ये आपको क्या होता है, तो क्लियर वर्टिकल डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रेड एंड ओवरऑल ओवरलोड स्ट्रक्चर। तो ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर हमने एक एक कॉम्पोनेंट्स इसमें दिखा रखा है। क्या होता है इसको, ये रहा स्कोटिया आपका देख सकते हैं, ये वाला पार्ट आपका स्कोटिया रहा, ये आपका गोइंग कहलाता है, ये आपका राइजर कहलाता है, ठीक है, ये आपका ट्रेड कहलाता है, ये जो आगे निकला भाग होता है इसको हम नोजिंग कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर
दे रखी है फिगर में, आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में। तो कह रहा है आपका जो है जो स्ट्रिंग और हैंडल को कनेक्ट करता है वो हमारा होता है नेवल पोस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, यही रहा हमारा नेवल पोस्ट। ये क्या कर रहा है आपका, ये रहा स्ट्रिंग और या हैंडल, और हैंडल और स्ट्रिंग को कौन कनेक्ट कर रहा है, तो नेवल पोस्ट कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है द लोअर हाफ ऑफ द आर्च बिटवीन द क्राउन एंड स्क्यू बैक इज कॉल्ड। कह रहा है जो आपका लोअर हाफ होता है आर्च का, जो कि आपका क्राउन और स्क्यू बैक के बीच होता है, उसको क्या कहते हैं, स्पेंड्रिल, हाउंच, स्प्रिंजर या वॉशर्स। अच्छा, यदि हम सेगमेंट ऑफ आर्च की बात करते हैं, स्पेंड्रल क्या होता है, ठीक है, स्पेंड्रल क्या होता है आपका, तो आपका देखिए हमारे पास ये एक आर्च है, यहाँ पर एक और आर्च आ गया, ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और आर्च आ गया, ठीक है। अब ये दो आर्चेज हमने कंस्ट्रक्ट किए, तो इनके साइड में जो आपका ये ट्रायंगुलर पोर्शन बन रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर जो पोर्शन बन रहा है, ठीक है, इसको हम ये किसके एक्स्ट्रा डोस जो होता है उसके, ठीक है, और आपका जो बेस होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसके क्राउन का, उसके बीच बनता है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं आपका स्पेंड्रल, ठीक है, ये रहा आपका स्पेंड्रल। यदि हम स्प्रिंगिंग लाइन की बात करते हैं तो ये आपका इमेजिनरी लाइन होता है, जो कि आपका ज्वाइन करता है स्प्रिंगिंग पॉइंट को, ठीक है, या तो एंड से या स्प्रिंगिंग लाइन से, ठीक है, स्प्रिंगिंग लाइन या एंड से क्या करता है आपको जोड़ने का होता है, ये आपका रहा स्प्रिंगिंग लाइन, ठीक है। अब हॉन्च की बात करते हैं तो जो आपका लोअर हाफ होता है आर्च का, क्राउन और स्क्यू बैक के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, क्या आपका हॉन्च, ये रहा आपका, ये रहा, इसको हम कहते हैं हॉन्च, ठीक है। स्क्यू बैक क्या होता है, जो इंक्लाइंड सरफेस होता है, ठीक है, जो अबटमेंट पे आपका क्या होता है सरफेस होता है, जो अबटमेंट पर सरफेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू बैक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्क्यू बैक। चलिए इस फिगर को मैं चेंज करा दूंगा, इसमें सारी चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, ठीक है। इस तरह आपका जो है स्प्रिंजर के यदि हम बात करते हैं तो ये आपका स्क्यू बैक के जो है इमीडिएटली जो आपका एडजेसेंट सरफेस होता है, इसको हम कहते हैं क्या, आपका स्प्रिंजर कहते हैं, ठीक है, ये रहा आपका स्प्रिंजर, ये आपका स्प्रिंजर, ठीक है। सॉफिट की यदि हम बात करते हैं, जो इनर सरफेस होता है आर्च का, उसको हम सॉफिट कहते हैं, ये जो इनर सरफेस होगा उसको हम कहते हैं सॉफिट, ठीक है। की क्या होता है, तो आपका क्राउन और आर्च के बीच का जो लोकेशन उसको हम की स्टोन कहते हैं, ठीक है। यदि हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन में, कह रहा है कि लोअर हाफ जो आर्च बिटवीन क्राउन एंड स्क्यू बैक होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाउंच कहते हैं, ठीक है। ये हम अभी आपको फिगर में दिखाया, हाउंच होता है ये आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ स्टोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट इज यूज्ड। कह रहा है आपके जो स्टोन्स है उनके बीच जो लेटरल मूवमेंट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए इनमें से कौन सा ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, बट या स्क्वायर ज्वाइंट, टंग या जॉगल ज्वाइंट, रिवेटेड या लैप ज्वाइंट, या आपका टेबल और बेड ज्वाइंट। यदि हम टेबल और बेड ज्वाइंट की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं जो कि आपका जो लेटरल मूवमेंट स्टोन का होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज में लाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर लेटरल प्रेशर आपका हेवी देखने को मिलता है, ठीक है। ये ज्वाइंट्स जो होता है जॉगल जो होते हैं बेड्स में, उनको जो है फॉर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। इसका हाइट ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो 30 to 40 mm होता है, ठीक है, जबकि विड्थ जो आपका 1/3 आपका विड्थ ऑफ द स्टोन रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही बट ज्वाइंट या स्क्वायर ज्वाइंट की बात करते हैं तो ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज ज्वाइंट है आपका स्टोन मशीनरी में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो आपका डेस्ट एजेस होते हैं उनको हम एक दूसरे से साइड बाय साइड इसमें प्रोवाइड करते हैं। इस तरह आपका टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट होता है, ठीक है, ये आपको जो साइड ज्वाइंट्स होता है उनके स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। रिवेटेड या लैप ज्वाइंट की यदि हम बात करते हैं तो इस ज्वाइंट को हम आर्चेस वगैरह में आपका स्टोन्स के पॉसिबल मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। और लेंथ ऑफ आपका लैप ज्वाइंट की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है, जो कि आपका 70 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको बता दिया मैंने। यदि हम बात करते हैं तो आपका लेटरल मूवमेंट के स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, तो हम टेबल या बेड ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट ए डॉट टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग सॉफ्ट ब्रिक एंड ड्रेसिंग आउट सरफेस। कह रहा है सॉफ्ट ब्रिक की कटिंग और आपका सरफेस की ड्रेसिंग के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लाया जाता है, ब्लास्टर, स्कच, ट्रॉवेल या ब्रिक हैमर। अब यहाँ पर देख सकते हैं टूल ब्रिक हैमर की बात करते हैं तो इसका यूज किसके लिए करते हैं, ब्रिक की कटिंग के लिए। अच्छा, पिछला पेपर आप लोग देखेंगे जो राज इंस्ट्रक्टर का कराया था, सबका फिगर भी दे रखा हूँ, तो उसमें आप लोग जाकर के फिगर भी देख सकते हैं। एक एक जो है आपका जो आपका कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट टूल्स हैं उनका फिगर भी उस पेपर में है, ठीक है। तो
तो उसमें यदि हम बात कर रहे हैं आपका, तो आपका ब्रिक हैमर क्या होता है, तो आपका इसको कटिंग, ब्रिक की कटिंग के लिए भी यूज करते हैं, और आपका जब कोर्सेज में यदि हम ब्रिक को रखते हैं तो उसको पुश करने के लिए भी जो है हम ब्रिक हैमर का यूज करते हैं। ट्रॉवेल की बात करते हैं तो आपका जो आपका मोटार है उसको उठाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, ब्रिक को कट करने के लिए ट्रॉवेल को यूज करते हैं। स्पिरिट लेवल की बात करते हैं तो इसका हम जो है जो एजेस होती हैं उसको स्ट्रेट रखने के लिए यूज में लाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, मतलब ये आपका लेवलिंग के लिए यूज में लाया जाता है। प्लम रूल की यदि हम बात करते हैं तो आपका ब्रिक वॉल जो है उसकी वर्टिकलिटी चेक करने के लिए यूज में लाते हैं। स्कच की बात करते हैं तो ये आपका ब्रिक की कटिंग और आपका आउटर सरफेस जो होता है उसकी ड्रेसिंग के लिए यूज में लाते हैं। और बोल्स्टर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक्यूरेट कटिंग ऑफ ब्रिक के लिए यूज में लाते हैं। आपको कटिंग ऑफ ब्रिक और ड्रेसिंग आउट ऑफ सरफेस को लिए किसको यूज करते हैं, तो आपका स्कच को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अपना पीएचई का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एज पर यूएसए द क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेशन वाटर वेरीज फ्रॉम, कह रहा है यूएसए का जो आपका वाटर क्वालिटी का जो है आपका टेबल है उसके अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जो है कितने से कितना वेरी करता है। तो यूएसए के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं, आपका क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेशन वाटर जो है वो आपका 2800 टू 5 लाख लीटर पर डे आपका जो है पर किलोमीटर लेंथ ऑफ सीवर लाइन होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज इज, कह रहा है सीवेज का जो मैक्सिमम और एवरेज फ्लो जो होता है उसका रेशियो जो होता है कितना आता है। यदि हम बात करते हैं मैक्सिमम और पीक रेट ऑफ फ्लो, यदि हम बात करते हैं जिसको हम पीकिंग फैक्टर भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, सीवर डिजाइन के लिए जो हम मैक्सिमम पीक रेट को यूज में लाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है मैक्सिमम पीक रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, ठीक है। आपका एवरेज और मैक्सिमम जो आपका फ्लो रेट होता है सीवेज का, उसका आपका क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। यदि वैल्यू की बात करते हैं पीक फैक्टर का, तो वो डिपेंड करता है आपका पॉपुलेशन पे, ठीक है, आपका जो सीवरेज के लिए जो आपका मैनुअल रिकमेंड कर रखा है उसके लिए, इन सब पे डिपेंड करता है। यदि हम बात करते हैं जो मैक्सिमम जो आपका जो है रेशियो जो मैक्सिमम और एवरेज फ्लो सीवेज का होता है वो 1.5 टू 1.0 होता है, और मिनिमम एंड एवरेज फ्लो का जो रेशियो होता है 1.2 टू 1.0 होता है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो मैक्सिमम टू एवरेज पूछ रखा है तो 1.5 टू 1.0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है फॉर चेकिंग द लेवल्स ऑफ द स्वीपर पाइप्स एंड देयर अलाइनमेंट टेम्पोररी बेंचमार्क आर एस्टेब्लिश एट एन इंटरवल ऑफ, कह रहा है जो सीवर पाइपलाइन से उनके जो लेवल को चेक करने के लिए, जो अलाइनमेंट होता है उसके लेवल को चेक करने के लिए जो हम टेम्पोररी बेंचमार्क एस्टेब्लिश करते हैं उसको कितने इंटरवल पर हम करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं जब हम सीवर्स की जो है सेंटर लाइन की मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो उस समय हमको क्या करना होता है, तो हमको बेंचमार्क, टेम्पोररी बेंचमार्क भी बनाते हैं जिससे हम जो है सीवर पाइप्स के जो है उसके जो है हम देख सकें उसके अलाइनमेंट को। तो उसके अलाइनमेंट को देखने के लिए जो हम बेंचमार्क बनाते हैं, तो टोटल 24 नंबर ऑफ बेंचमार्क बनाते हैं, ठीक है, जिनके बीच का जो इंटरवल होता है ना वो आपका 200 टू 400 मीटर होता है, ठीक है। जीटीएस बेंचमार्क के जो है विथ रिस्पेक्ट हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा 200 टू 400 मीटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपका, कास्ट आयरन पाइप्स आर अवेलेबल इन ... mm साइज, कह रहा है आपको कास्ट आयरन जो होता है किस साइज में अवेलेबल होते हैं। कास्ट आयरन पाइप की बात करते हैं, इसका यूज हम जो है वाटर सप्लाई के लिए, जो ट्रंक वगैरह है उनके लिए वाटर सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूटरी मेंस के लिए आपको यूज में लाते हैं, ठीक है। ये आपके जो है रस्ट और कोरोजन से सबसे ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये आपका जो है चीपर कॉस्ट होते हैं और हाई ड्यूरेबल होते हैं। बट ये आपका जो है प्रेशर यदि आपका 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो उसके लिए आपका अनसूटेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके लार्ज होते हैं, हेवी भी होते हैं, इसका मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन आपका अनइकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं इसके साइजेस की, इसके साइजेस लगभग जो आपका 80 से लेकर 750 mm कुछ ऐसे साइजेस आती हैं, 80, 100, 125, 150। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गलती दे रखा है, ठीक है, और इसको जो है आपका जो कमीशन जो इसको कैंसिल भी कर दिया था इस क्वेश्चन को, मैंने केवल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आइडेंटिफाई द फिगर, यहाँ पर फिगर दे रखा है, आपको बताना है कि ये कौन सा आपका स्टेक सिस्टम है, सिंगल स्टेक सिस्टम है, सिंगल स्टेक पार्सली वेंटिलेटेड सिस्टम है, या वन पाइप सिस्टम है, या आपका सिंगल स्टेक फुली वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर है। अब यदि हम प्लम्बिंग सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, प्लम्बिंग सिस्टम क्या है,
ये आपका सिस्टम ऑफ नेटवर्क या पाइप होता है, ठीक है, जिसमें आपके टैंक, फिटिंग, ये सारे आपके फीचर्स जो है आपके बिल्डिंग के अंदर जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, वाटर का सप्लाई कर सकें और जो आपका वाटर बॉर्न वेस्टेज है उसको हम लोग क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। अब यहाँ पर सिस्टम जो है प्लम्बिंग के 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल स्टेक सिस्टम, दूसरा 1 पाइप सिस्टम, तीसरा 2 पाइप सिस्टम और चौथा आपका 1 पाइप पार्सली वेंटिलेटेड सिस्टम। यदि सिंगल स्टेक सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इस सिस्टम में केवल एक वर्टिकल सॉइल पाइप जो है यूज में लाते हैं। आप लोग फिगर में देख सकते हैं, केवल एक आपका जो है हम अपना सॉइल पाइप जो यूज में ला रहे हैं, सिंगल यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो सैनिटरी के वेस्ट होते हैं या जो आपका सॉइल एप्लीकेशंस होते हैं, वो एक ही पाइप में दोनों क्या होते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। इसमें जो है जो आपका ट्रैप होते हैं, सिंक बेसिन होते हैं, ये सब डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एक सिंगल स्टेक पाइप से, ठीक है। इस सिस्टम में आपका कोई सेपरेट पाइप या वेंटिलेशन आपका जो पर्पज़ के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये सिस्टम आपके इकोनॉमिकल होते हैं, क्यों, क्योंकि केवल एक ही प्रोवाइड यहाँ पर पाइप का कर रहे हैं, ठीक है। और आपका इसका जो इफेक्टिवनेस है ये आपका डिपेंड करता है आपका डेप्थ ऑफ वाटर सील के। यहाँ पर नो वाटर सील आपका लेस देन जो 75 mm इन डेप्थ, आपका जो कोई भी वाटर सील जो है डेप्थ में 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी कम नहीं होना चाहिए। यदि 1 पाइप सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपका प्लम्बिंग का ऐसा सिस्टम है जिसमें वेस्ट का कलेक्शन जो होता है आपका सिंक, बाथ, यदि वॉश बेसिन है उससे करते हैं आपका सॉइल पाइप का, जो कि आपका डायरेक्टली क्या करता है, ड्रेनेज सिस्टम आपका कनेक्ट कर देता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ रहा आपका वेंटिलेटिंग पाइप, आपका अलग से इसमें एक सेपरेट आपका वेंट पाइप हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आपका वेस्ट के लिए एक अलग पाइप, ये रहा आपका वेस्ट वाटर पाइप, और ये रहा हमारा वेंटिलेटिंग पाइप, ठीक है। तो ये आपका 1 पाइप सिस्टम हो गया। 2 पाइप सिस्टम आप देख सकते हैं, 2 पाइप सिस्टम होता है, ये प्लम्बिंग का ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको 2 पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका एक ये आपका वर्टिकल पाइप अलग है, ये अलग है, एक आपका वॉश बेसिन और किचन वगैरह जुड़ा होता है, ठीक है। जो आपका सॉइल पाइप होता है वो वेस्ट वाटर पाइप होता है, जो कि आपका दोनों को सेपरेटली हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बट ये आपका कॉस्टली आता है। ऐसे ही 1 पाइप पार्सली वेंटिलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही आपका सॉइल पाइप प्रोवाइड करते हैं और एक वेंटिलेटिंग पाइप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका जो है 1 सॉइल पाइप जो होता है उसमें आपका बाथ, सिंक, आपका वॉश बेसिन, डिस्चार्ज वगैरह उसमें ऐड होता है और वेंटिलेशन जो है दूसरे पाइप से होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने, तो ये फिगर किसका है, जहाँ पर सिंगल वेस्ट वाटर पाइप आपको दिख रहा है, तो ये आपको कौन है, सिंगल स्टेक सिस्टम है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, डॉट इज यूज फॉर फिक्सिंग द पाइप इन पोजीशन वाइल कटिंग और थ्रेडिंग द पाइप। कह रहे पाइप को कटिंग और थ्रेडिंग करते समय, ठीक है, हम फिक्सिंग के लिए किसको यूज करते हैं, हेक्सा को, पाइप कटर को, पाइप ब्रेंच को या पाइप वाइज को। यदि पाइप वाइज की यदि हम बात करते हैं, ये आपका एक ऐसा टूल होता है जो कि आपका क्या करता है, ये देखिए इसको होल्ड करने, जो हमारा जो है पाइप को यदि हम थ्रेडिंग करनी है या आपका जो है यहाँ पर हमको क्या कटिंग करना है, तो इसको होल्ड करने का ये काम आता है, ठीक है। जो असेंबली वगैरह उसको होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पाइप वाइज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द सेक्शन इज सुटेबल फॉर सीवर हैविंग डायामीटर। अच्छा, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्लियर नहीं कर रहा है किस सेक्शन की बात कर रहा है, क्या सीवर का डायामीटर कर रहा है कितना सुटेबल होगा। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछे तो मान सकते हैं, और ऑप्शन भी वैसे नहीं दे रखे हैं, ठीक है। सीवर डिजाइन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। जब मिनिमम डायामीटर की बात करते हैं तो 150 mm रखते हैं, अदर अवेलेबल डायामीटर आपका जो है 200 mm, और हायर से हायर जो हम आपका 100 mm का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सो मैक्सिमम आपका 300 mm तक जाता है, ठीक है। मैनिंग कोफिशिएंट आपका 0.013 रखते हैं। वेलोसिटी आपका सीवर का एटलीस्ट आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड आपका प्रेजेंट पीक फ्लो के लिए होना चाहिए, ठीक है। आपका यदि मैक्सिमम वेलोसिटी सीवर की यदि हम बात करते हैं वो आपका मोर देन कभी भी आपका 3 मीटर पर सेकंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमने दे रखी हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। पूरा एक एक चीज़ दे रखा है, बट ये भी क्वेश्चन आपका जो है आपका गलत दे रखा है, ठीक है। ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है, आपका आयोग के द्वारा इसको भी डिलीट कर दिया गया है। देखिए एक पेपर में कितनी गलतियाँ देते हैं ये लोग। अगला क्वेश्चन आपका ड्राइंग का अब स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 31। कह सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन कॉन्टेक्स्ट टू 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। कह रहा है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो ड्राइंग होता है उसके लिए कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, यदि हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है,
ये आपका बेसिकली आपका जो है ना, आप स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं, ठीक है, किस व्यू में देखते हैं अपने आइज के द्वारा, वो उसका क्या कहलाता है, पर्सपेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अब यदि हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो आपका बेसिकली 3 प्रकार का, ऐसे 4 होता है लेकिन बेसिक 3 होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग जो है ओनली सिंगल वेंसिंग पॉइंट जो होता है, ये देखिए यहाँ पर वेंसिंग पॉइंट जो है केवल सिंगल वेंसिंग पॉइंट से आप सबको देख रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको देख रहे हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर विड्थ या डेप्थ की यदि हम बात करते हैं, और आपका जो वर्टिकल एक्सिस होता है दोनों पर आपको पिक्चर प्लेन जो होता है उसका पर्सपेक्टिव आपका 2 पॉइंट में प्रोवाइड होता है। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी हो जाएगा और आपका ये वर्टिकल एक्सिस पर भी आपका दिख रहा है, ठीक है, ये आपका 2 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो 2 आपका पॉइंट इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है और 1 पॉइंट, देखिए 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो गया और 1 पॉइंट आपका वर्टिकल पे हो जाता है, तो ये आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। यदि हम बात करते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए, तो यदि आपका दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है, ठीक है, ऑब्लिक पिक्चर प्लेन और वर्टिकल एक्सिस आपका एक दूसरे से पैरेलल होते हैं आपका पिक्चर प्लेन में, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका द एंगल विच कैन नॉट मेक यूजिंग बोथ सेट स्क्वायर, कह रहा है 2 सेट स्क्वायर जो हैं आपको उनको जोड़ करके, आपको 2 सेट के स्क्वायर है उनको जोड़ कर रहा है कि इनमें से कौन सा एंगल बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब यदि 15 डिग्री की बात करते हैं, बिल्कुल 45 डिग्री में से 30 डिग्री को एडजस्टमेंट कीजिए तो माइनस आएगा तो आपका 15 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 105 डिग्री यदि हम बात करते हैं तो वो भी आपका बन जाता है, ठीक है, 105 भी आप लोग बना सकते हैं। बट यदि हम बात करते हैं आपका 125 डिग्री को हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। 90 और 15 वाला यूज करेंगे तो आपका बन ही जाएगा, आपका 45 का 2 गुना कर दीजिए और 90 तो आपका ये बन जाएगा, लेकिन 125 डिग्री को आप लोग नहीं बना पाएंगे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट स्क्वायर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा आपका गोथिक लेटर्स आर मेनली यूज फॉर, तो आपका कह रहा है गोथिक लेटर्स जो होते हैं वो मेनली किस में यूज में लाते हैं, ठीक है। गोथिक लेटर्स की बात करते हैं तो ये आपका सिंगल स्ट्रोक लेटर्स होते हैं जो कि मोस्टली आपका मेन टाइटल ऑफ इंक ड्राइंग में यूज में लाते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस की यदि हम बात करते हैं आपका 1/5 to 1/10 ऑफ हाइट ऑफ द लेटर रखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और हाइट 1/7 ऑफ रखते हैं आपका किसका, थिकनेस का, जो अल्फाबेट में है। तो ये आपका क्या कहलाते हैं, ये आपको गोथिक लेटर कहलाते हैं और ये किसके लिए यूज में आते हैं, तो मेन टाइटल ऑफ इंक ड्राइंग में। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कर आपका मैच द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ पेंसिल विद देयर करेक्ट यूजेज। अच्छा, यदि हम 2H पेंसिल की बात करते हैं तो 2H पेंसिल जो होते हैं ये आपका हार्ड प्रोड्यूस लाइन्स जो होते हैं, हाई लाइन्स होते हैं, उसको ये यूज में लाते हैं। जैसे आपका प्रिसाइज एंड फाइन लाइन्स जैसे आपका सेंटर लाइन के लिए यूज में लाते हैं। H पेंसिल जो होते हैं ये आपका सॉफ्टर होते हैं 2H से, इनका यूज हम किसके लिए करते हैं, बाउंड्री लाइन्स के लिए करते हैं। और HB पेंसिल जो होते हैं जो कि मीडियम हार्डनेस होता है, ठीक है, इससे मीडियम डार्क लाइन बनते हैं जो कि आपका बॉर्डर लाइन वगैरह के लिए यूज में लाते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, तो पहला आपका 2H पेंसिल सेंटर लाइन के लिए यूज में लाएंगे। H पेंसिल की यदि हम बात करते हैं तो बाउंड्री लाइन के लिए करेंगे और आपका HB बॉर्डर लाइन के लिए करेंगे। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर आपका द फाइनल साइज ऑफ फोल्डेड प्रिंट इन मेथड 1 विल बी, मेथड 1 में कह रहा है जो आपका फाइनल साइज होता है फोल्डेड प्रिंट का वो कितना लेते हैं, 290 mm इंटू 190 mm, 297 mm इंटू 210 mm, 290 mm इंटू 210 mm या 297 mm इंटू 190 mm। यहाँ पर डायमेंशन दे रखा है, वेरियस डायमेंशन आपका फोल्डिंग शीट्स का दे रखा है, जिसमें यदि हम बात करते हैं क्या कर रहा है आपका मेथड 1 में कर रहा है फाइनल साइज A3 हो गया, ये आपका मेथड 2 है, ये मेथड 1 में। मेथड 1 में कितना लेते हैं आपका 297 इंटू 190 आपका फाइनल साइज लेते हैं, कितना 297 इंटू 190। बाकी और भी आप लोग साइजेस देख सकते हैं। अब क्या कर रहा है आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइंस आर ड्राइंग यूजिंग, यदि इनिशियल वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम किससे बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं आपका H पेंसिल से, किससे, H पेंसिल से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 2H पेंसिल आपको आउटलाइन के लिए, डॉटेड लाइन के लिए यूज में लाते हैं। 3H या 4H की यदि हम बात करते हैं सेंटर लाइन एंड सेक्शन लाइन के लिए यूज में करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉलीहेड्रन, कह रहा है कि इनमें से कौन पॉलीहेड्रन का आपका टाइप नहीं। पॉलीहेड्रन की बात करते हैं, पॉलीहेड्रन क्या होता है, ये आपका 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसके यदि हम बात करते हैं जो फेसेस होते हैं फ्लैट पॉलीगन होते हैं, स्ट्रेट एजेस होते हैं और शार्प कॉर्नर्स आपको देखने को मिलते हैं। कॉमन एग्जांपल है आपका क्यूब,
प्रिज्म, पिरामिड्स, ठीक है, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल होते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्यूब होगा ना, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर क्यूब होगा। एक बार इसको मैं चेक कर लूंगा, क्यूब होगा, गलत यहाँ पर आ गया, क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपका इफ ए कोन कट बाय ए सेक्शन प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड पोर्शन कंटेनिंग द एपेक्स और वर्टेक्स इज रिमूव्ड द रिमेनिंग पोर्शन इज, कह रहा है आपके पास ये रहा एक कोन, क्या कर रहे हैं, इस कोन को हम पैरेलल, जो आपका जो है बेस के पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, इसको कट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इसको कट करने के बाद, ठीक है, जो रिमूव्ड पोर्शन बचने के बाद जो आपका पोर्शन बचता है, इसको हम लोग कट किया, इसको हटा दिया टॉप पोर्शन को। टॉप पोर्शन को हटाने के बाद जो पोर्शन बचता है उसको क्या कहते हैं, तो ये आपका पोर्शन बचा, इसको हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल रिप्रेजेंट्स ए कनेक्टिंग वायर, करें इनमें से कौन सा सिंबल जो है कनेक्टिंग वायर को बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंबल यदि हम बात करते हैं तो आपका कनेक्टिंग वायर को बताता है, ये सिंबल आपका ओपन स्विच को, ये सिंबल आपका क्लोज स्विच का, और ये आपका लाइट बल्ब का। तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपका कनेक्टिव वायर, तो ये बता रहा है ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा सॉइल से एक क्वेश्चन आया है, कह रहा है ए फाउंडेशन इज टू ट्रांसमिट लोड्स टू लोअर लेवल ऑफ ग्राउंड बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड एंड बियरिंग इज नोन एज। कह रहा है आपका एक फाउंडेशन जो क्या करता है, आपका लोड का जो है लोअर लेवल ऑफ ग्राउंड जो है ट्रांसमिट करता है फ्रिक्शन और एंड बियरिंग के कॉम्बिनेशन से, उसको क्या कहते हैं, पाइल फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, ग्रिलेज फाउंडेशन या वॉल फाउंडेशन। जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशन क्या होते हैं, ये आपके स्ट्रक्चर के वह पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, आपको लोड जो स्ट्रक्चर का है उसको ग्राउंड सॉइल में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके फाउंडेशन है, जैसे सैलो फाउंडेशन की बात करते हैं उसमें वॉल फुटिंग है, आइसोलेटेड कॉलम है, कॉम्बाइंड फुटिंग है, कैंटिलीवर फुटिंग है, मैट या राफ्ट फाउंडेशन है। जैसे डीप फाउंडेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपका पाइल फाउंडेशन आता है, पियर फाउंडेशन आता है, वेल या केसिंग। यदि पाइल फाउंडेशन की बात करते हैं तो पाइल फाउंडेशन जो होता है ये एक सिलेंडर मेंबर होते हैं जिनका स्मॉल एरिया होता है और आपका क्रॉस सेक्शन का लेंथ जो होता है रिलेटिवली भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके लोड को जो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन या बियरिंग के द्वारा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा हमारा पाइल फाउंडेशन, ठीक है, ये रहा अपना पाइल फाउंडेशन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, पाइल फाउंडेशन। तो इस तरह से हमने इस पेपर के भी 40 क्वेश्चन इस पेपर के थे, ये आपने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। ये भी आपके UP JEE की जो पेपर होगी उसमें आपको हेल्पफुल होंगे। बाकी जितने भी पेपर है UP के हम आपके एग्जाम से पहले क्या विदिन 10 डेज जो है हम लोग कंप्लीट कर देंगे और आपकी बुक भी आ जाएगी। बाकी रिवीजन के लिए आप लोग सिविल बूस्टर जो है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें जो लाइन्स दे रखी है ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है रिवीजन के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, इतने मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लाते हैं, और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर के डिस्कशन ग्रुप में अपने क्वेश्चन या डाउट को पूछ सकते हैं। बाकी तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।